What is graphology? सो ग्राफोलॉजी एक लेमैन के टर्म में अगर बोले हैंडराइटिंग एनालिसिस। सो अगर हम आई का डॉट जो है वो ध्यान रख करके आई के ठीक ऊपर लगाएंगे ना, तो वो जो प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट है वो चेंज हो जाएगी। ओके, तो ये उसको कब तक फॉलो करना पड़ेगा? एज आई मेंशन, मिनिमम 21 डेज ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस। इफ ही इज प्रैक्टिसिंग डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, फिर 18th डे जाकर के उसने ब्रेक लगा दिया, देन 19th डे विल अगेन बी अ डे 1 प्रैक्टिस, बिकॉज एक न्यूरल पाथवे को फॉर्म होने में 21 डेज टाइम लगता है। तो न्यू न्यूरल पाथवे को आपको 21 डेज तक नया कुछ फीड करना होगा ताकि वो नया बने। जैसे आपने सीरियल किलर बोला, तो सीरियल किलर को भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट कैसे करेंगे? मतलब कि ऐसा क्या ट्रेट होगा जिससे आपको समझ में आ सकता है कि वो सीरियल किलर है? तो सीरियल किलर के माइंड में कुछ ऐसा है, इट इज ऑल क्लाउड एंड मडी। तो उनका हैंडराइटिंग भी ना, यू विल सी देयर इज लॉट ऑफ मडीनेस, व्हिच मींस दैट पर्सन इज हैविंग नेगेटिव थॉट्स। आई वॉन्ट टू ऐड टू दिस, सीरियल किलर के अंदर में वायलेंट थॉट होती है। वायलेंट थॉट जो आ रहा है वो पेपर में कैसे दिखाई देगा, इज व्हाट यू आर आस्किंग। सो वहाँ पे ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा एंगर और फ्रस्ट्रेशन भरा होगा, बहुत ज़्यादा उसके अंदर वायलेंट रिएक्शंस भरे होंगे, जो पेपर में एज अ प्रेशर दिखाई देगा। उसका प्रेशर इतना ज़्यादा होगा कि नीचे के जो 4-5 पेजेस है ना, वहाँ तक वो इम्प्रिंट हो जाएगा। सो वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई फ्रॉम दोज ट्रेट्स। प्रिया, रूपी, आपका बहुत स्वागत है इनफाइनाइट हेल्थ में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आई एम वेरी इंट्रीग्ड बाय दिस टॉपिक ऑफ ग्राफोलॉजी, and as a clinical research scientist I really want to discuss this out loud to all my audiences. So सबसे पहला क्वेश्चन तो प्रिया, what is graphology? सो ग्राफोलॉजी एक लेमैन के टर्म में अगर बोले हैंडराइटिंग एनालिसिस। सो हम जब लिखते हैं तो हमारी हैंडराइटिंग फॉर्म होती है, और एज अ ग्राफोलॉजिस्ट जैसे डॉक्टर चेकअप करते हैं ना स्टेथोस्कोप लगा के, वैसे ही हम वो सैंपल देखते हैं। यस, जो हैंडराइटिंग लिख के देते हैं हम उसको हैंडराइटिंग सैंपल बोलते हैं। सो उसको देख के हम लोग एक पर्सन के बारे में बहुत सारी बातें बता सकते हैं। सो बेसिकली जो आपकी हैंडराइटिंग होती है, दैट इज़ लाइक द ब्लूप्रिंट ऑफ योर माइंड। And looking at the handwriting, we can talk about a person's good and bad, both character traits, and personality traits in depth, and a lot of other things. जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, they just mention कि आप handwriting से क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सो हियर आई वुड लाइक टू मेंशन कि हैंडराइटिंग इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी। लोगों को लगता है कि हैंडराइटिंग क्यों दिखाएं हम जब आप कुछ प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली अगर आपका गोल है कि आई वॉन्ट टू अर्न मे बी 10 crores अ मंथ, बट आप जो एक्शंस ले रहे हो वो आपके 1 crore जितना ही है। सो हम हैंडराइटिंग को देख के ये बता सकते हैं कि बॉस, योर गोल्स आर दिस बट इट्स नॉट मैचिंग, योर एफर्ट्स आर नॉट मैचिंग विद योर गोल्स। तो आपको अपने एफर्ट्स में ये चेंजेस विल बी एबल टू गाइड यू कि ये चेंजेस आप लाइए, तब आपके गोल ये आप यहाँ पहुँच सकते हो। दिस इज़ फॉर फ्रॉम अ बिजनेस परस्पेक्टिव। बट इफ़ यू टॉक अबाउट स्टूडेंट्स, सो अब मुझे 95% चाहिए, लेकिन आप पढ़ रहे हो 40% जितना। सो दैट things we can identify, and while astrology they predict, but here आपका जो current state of mind है that we can identify, and we can say आप current mindset से अगर आप आगे बढ़ोगे तो this is possible, achievable, or this is not achievable, and we can suggest you changes accordingly. बट क्या अगर मैं वो चेंज करता हूँ, मान लीजिए मैं अगर आपके पास एज अ क्लाइंट आता हूँ और मैं बोलता हूँ कि ये मेरा हैंडराइटिंग है एंड मेरे को 10 करोड़ मेरा कमाना है, बट मैं अभी कुछ भी नहीं कमा रहा हूँ, तो आप क्या अगर मेरे को हैंडराइटिंग बताएंगे और वो मैं अगर हैंडराइटिंग को एकदम परफेक्टली इम्प्लीमेंट करूँ जैसे आप बोल रहे हैं, तो क्या मेरे अंदर कुछ ऐसा चेंज होने लगेगा जिससे मैं एक्चुअल में वो चीज़ को इम्प्लीमेंट करूँगा? आई मीन, आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि खाली हैंडराइटिंग चेंज करूँगा, उससे मेरे पर्सनालिटी में चेंज क्या कैसे आएगा? वो चेंज कैसे आएगा मेरे में? सो हैंडराइटिंग के थ्रू हम थॉट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो हमारे थॉट्स है वो थॉट्स से हमारे एक्शन बनते हैं, हमारा बिहेवियर बनता है, फिर उस बिहेवियर के पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारा फिर से थॉट्स जनरेट होता है। तो इट्स लाइक अ साइकिल। थॉट्स बनेंगे, थॉट्स के बाद एक्शंस बनेंगे, एक्शन के बाद वर्ड्स होंगे, वर्ड्स से बिहेवियर पैटर्न बनेगा, बिहेवियर पैटर्न से फिर से थॉट्स बनेंगे। तो जो आप पूछ रहे हो ना कि मैं वो चेंज करूँगा, तो आप क्या चेंज कर रहे हो? आप अपना माइंडसेट चेंज कर रहे हो। तो हम एक
फिक्स माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट के टुवर्ड्स जाते हैं। जैसे आई गिव यू एग्जांपल, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो सक्सेसफुल लोगों की कुछ हैबिट्स होती है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स होते हैं। उन कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स को अगर आप अपने हैंडराइटिंग में इनवाइब करोगे, लाइक एक छोटा सा एग्जांपल, टालने की आदत। अगर किसी के अंदर टालने की आदत होगी तो क्या वो सक्सेसफुल हो पाएगा? क्या आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, 1 तारीख से पक्का करेंगे, नया साल से तो पक्का इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और यही अगर मेरे अंदर में एक्शन टेकिंग कैपेबिलिटीज़ है जो कि हम हैंडराइटिंग से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक्शन ओरिएंटेशन है, तो हम उस चीज़ को एक्चुअली इम्प्लीमेंट करके जो आप 10 करोड़ की बात बोल रहे हो, हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू चेंज इन हैंडराइटिंग, फ्रॉम प्रोक्रेस्टिनेशन टू एक्शन, फ्रॉम इरिटेशन टू पीस, फ्रॉम एंगर टू पीस मे बी। तो ये सब चीज़ें चेंजेस करके हम हैंडराइटिंग में चेंज लाते हैं, जिसकी वजह से आपके लाइफ में चेंज आना शुरू होता है। आई वुड लाइक टू ऐड टू वॉट शी मैंशन। जैसे आपने बोला कि मैं आपके पास अपना हैंड राइटिंग लेकर आऊँगा एंड मैं बोलूँगा कि मुझे भी 10 करोड़ चाहिए, आप मेरा हैंड राइटिंग चेंज कर दो। सो डॉक्टर के पास जब आप जाते हो, डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है, तो वो प्रेस्क्रिप्शन से नहीं होता। यू हैव टू मेक एन एफर्ट टू ईट दैट पिल सो दैट यू आर हेल्दी। एंड डॉक्टर डाइट चेंजेस भी बोलते हैं, कभी कभी रेकमेंड करते हैं, तो यू हैव टू डू दैट ऑल्सो। तो हम हैंड राइटिंग चेंज कर देंगे, आपको कंड्यूसिव बना देंगे उस सिचुएशन के लिए वेर यू आर टेकिंग यू वर्किंग हार्ड टू अचीव दैट गोल। तो वो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बट वी विल प्रिपेयर योर माइंड टूवर्ड्स दैट। सो मेहनत तो अल्टीमेटली आपको करनी पड़ेगी। राइट, मतलब कि जैसे कोई भी एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल को बोला जाता है आपका काम है इन्फॉर्म करना, आपका काम है उसको बताना, वो चेंज तो वही कर सकता है, एग्जैक्टली। चेंज तो खुद नहीं कर सकता। बट क्योंकि आपने डॉक्टर के बारे में बात किया, मेरे को ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है कि डॉक्टर का हैंड राइटिंग कोई नहीं समझ सकता फार्मासिस्ट को छोड़ के। आप दवाई की दुकान में जाएंगे तो खाली फार्मासिस्ट समझेगा कि कौन सा दवाई देना है, और कोई नहीं समझेगा। आप वो प्रिस्क्रिप्शन से एक डॉक्टर का हैंड राइटिंग एनालिसिस कर सकते हैं। सो व्हेन डॉक्टर्स आर राइटिंग, तो उनकी जो हैंड राइटिंग होती है वो एक्चुअल में, आप सही बोल रहे हैं कि नहीं समझ आती है। डॉक्टर्स आर, एज यू मैंशनड, दे आर फेमस फॉर दैट। तो उसके बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, और वो चीज़ आप जब पढ़ नहीं सकते हो, तो वो इलेजिबल हैंड राइटिंग जो होती है, वो इट कुड मीन अ लॉट ऑफ थिंग्स। इट कुड मीन दैट द पर्सन इज ट्राइंग टू हाइड, वो अपनी कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स छुपाना चाह रहे हैं। समटाइम्स जैसे बहुत सारे लोग अपने कोई ट्रेट से अनकम्फर्टेबल होते हैं, और वो नहीं चाहते हैं कि वो निकल के ईजिली बाहर आए या किसी को और पता चले, तो दे जस्ट ट्राई टू हाइड इट। एंड बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत हाईली इंटेलिजेंट होते हैं, एंड देन उनकी हैंड राइटिंग वैसी हो जाती है, इलेजिबल। क्योंकि एक साइकी ये होता है, their thoughts are so many, and doctors are also like, they are always in hurry, so they also have so many thoughts that उनके जो thought का speed है, that does not match with their writing speed। वो अपनी writing speed को match नहीं कर पाते, so वो एकदम you will mostly see कि वो थोड़ा सा लिख के फिर टान देते हैं, थोड़ा सा लिख के फिर सीधा टान देते हैं, बिकॉज वो उनके पास उतना टाइम ही नहीं रहता है, उनके थॉट्स इतने फास्टर रहते हैं, तो हैंड राइटिंग स्पीड मैच नहीं कर पाती, एंड हेंस दिस हैंड राइटिंग। एंड आई एम श्योर उनकी हैंड राइटिंग अगर आप अलग से सैम्पल जैसे लोगे तो शायद कुछ और निकल कर आए। तो इसका मतलब है कि जब आप एनालिसिस करते हैं, मतलब कि दे हैव टू गिव यू अ स्पेसिफिक रिटन एग्जांपल, मतलब एक पेज में लिख के आपको पैटर्न देना पड़ेगा। Yes. उनके आप डे टू डे हैंड राइटिंग से आप एनालिसिस नहीं कर सकते। सो देर इज़ अ स्पेसिफिक फॉर्मेट, स्पेसिफिक गाइडलाइंस, जिसके बेसिस पे हम सैम्पल कलेक्ट करते हैं 1.5 पेज ऑन अ प्लेन A4 साइज पेपर, एंड उसके बेसिस पे हम उनको एनालिसिस देते हैं। वी रिफ्रेन फ्रॉम गिविंग इट कि आपने अपना टू डू लिस्ट बनाया है और उस टू डू लिस्ट के बेसिस पे मैंने आपको एनालिसिस दे दिया, क्योंकि वहाँ पे कंप्लीट पिक्चर नहीं दिखाई देता है। राइट। तो बट ऐसा कोई स्पेसिफिक पैटर्न जो आप किसी का हैंड राइटिंग देख के, मान लीजिए आपको कोई फोरेंसिकली आपको कोई पीस ऑफ पेपर देता है या कोई डॉक्यूमेंट देता है जो आपने नहीं कहा है उसे लिखने, मतलब वो जो नॉर्मल बेसिस में कभी लिखा होगा, आप खाली उसको देख के आप कुछ पैटर्न ऐसा रिकग्नाइज कर सकते हैं जिससे उसका पर्सनालिटी के बारे में आप कुछ डिटेल दे सकते हैं? येस, वी कैन गिव, बट वो हॉलिस्टिक नहीं होगा, एंड उसके बेसिस पे लिमिटेड इन्फॉर्मेशन आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई से कि द पर्सन इज़ लवेबल, दैट डज नॉट मीन कि वो चीट नहीं करेगा।
सो इट इज़ अ होलिस्टिक थिंग कि एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बोल रहे हैं तो वो स्पेसिफिक चीज़ को ही हम लेंगे, उसको हम किसी और चीज़ के साथ में मिक्स नहीं करेंगे, कोई दूसरे कैरेक्टरिस्टिक के साथ में मिक्स नहीं करेंगे। सो डॉक्टर्स की जो बात हो रही थी, मैं उसके साथ कुछ और बताना चाहूँगी, सम फन थिंग्स दैट एक्चुअली हैपेंड विद मी. वन डॉक्टर आई वेंट टू, लाइक माई फादर वॉज गोइंग थ्रू रेडियोथेरेपी, एंड द डॉक्टर आई वेंट टू, द डॉक्टर वॉज वेरी नाइस टू टॉक टू, एंड सब कुछ बहुत अच्छा था. एंड फर्स्ट टाइम जब हम गए तो वो जो उनका जो प्रेस्क्रिप्शन था उनकी असिस्टेंट लिख रही थी. आई वाज लाइक ओके डॉक्टर का, बिकॉज उस टाइम मुझे हर डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन चाहिए होता था जस्ट टू सी द हैंड राइटिंग. एंड आई वाज लाइक ओके, डॉक्टर का हैंड राइटिंग नहीं मिला. एंड वन डे वो असिस्टेंट नहीं थी, तो उस दिन डॉक्टर की हैंड राइटिंग आई. एंड वो डॉक्टर की हैंड राइटिंग देख के, और उसी दिन ऐसा कुछ हुआ कि वो डॉक्टर थोड़ा सा कुछ इरिटेटेड थे या जो भी, दैट हैंड राइटिंग वॉज समथिंग. एंड आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, वो आप सामने से बता नहीं पाओगे कि प्रोफेशनल फ्रंट पे ये है, बट वो हैंड राइटिंग देख के आई कुड ईजिली से कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड मेजर फ्रस्ट्रेशन इन हिज पर्सनल लाइफ. तो कुछ कुछ चीज़ों में उनका फ्रस्ट्रेशन, एंड देन आई स्टार्टेड नोटिसिंग दैट कुछ कुछ चीज़ों में उनका फ्रस्ट्रेशन निकल के आता भी है विद पेशेंस, क्योंकि घर पे अगर इतना मेजर फ्रस्ट्रेशन होगा तो कहीं ना कहीं तो निकलेगा विद पेशेंस ऑल्सो. तो ऐसा वो हैंडराइटिंग में ऐसा मतलब क्या था, मतलब कोई पैटर्न जिससे आप रिकग्नाइज करते हो कि वो फ्रस्ट्रेटेड है या अच्छे मूड में नहीं है? समटाइम्स वी सी प्रेशर ऑफ दैट पर्सन. जैसे प्रेशर जो होता है, आप जब लिखते हो ना, सभी के हैंड राइटिंग में प्रेशर होती है. किसी की एकदम हल्की प्रेशर होती है, किसी की गुड प्रेशर होती है, और किसी की एक्सट्रीम प्रेशर होती है. एक्सट्रीम प्रेशर इन द सेंस कभी कभी पेपर भी फट जाता है, लाइक नीचे दूसरे 2-3 पेपर तक मार्क आ जाती है. सो दैट एक्सट्रीम प्रेशर शोज दैट यू हैव समथिंग इनसाइड यू जो निकल नहीं पा रहा है, एंड वो पेपर पे निकल रहा है. बट रूबी, मैं आपको अपना एक पर्सनल एग्जांपल बता रहा हूँ कि जिसे मैं बहुत फ्लक्चुएट करता हूँ. लाइक देयर आर डेज जहाँ पे मैं बहुत प्रोडक्टिव हूँ, एंड देयर आर डेज जहाँ पे मैं बिल्कुल प्रोडक्टिव नहीं हूँ. एंड अभी मैं ऐसे ही सोच रहा हूँ तो आई जस्ट रियलाइज कि मेरा भी हैंड राइटिंग काफ़ी चेंज होता है. लाइक इन द डेज जब मैं बहुत प्रोडक्टिव हूँ, मैं बहुत स्पेसिफिकली बहुत नीटली लिखता हूँ. एंड द डेज व्हेन आई एम जस्ट केओटिक इन माई हेड और वेरी स्ट्रेस्ड, मैं जस्ट कोई भी लेटर को, जैसे आपने कहा डॉक्टर का, कोई भी लेटर को लिख के टान दिया, ऐसे ड्रॉ कर दिया, मतलब बहुत केओटिक होता है. तो इसका कोई साइंस है, मतलब कि इसका कोई बैकअप साइंस है जिससे मैं बोलूँ कि हाँ, इस साइंस के बेसिस पे आप ऐसी बातें कर रहे हैं? सो एवरी 3 मंथ्स में लोगों की हैंड राइटिंग चेंज होती है, बिकॉज एज अ ह्यूमन वी आर इवॉल्विंग, वी आर ग्रोइंग. ग्रोथ ऊपर की तरफ भी हो सकता है और नीचे की तरफ डिमिनिशिंग ग्रोथ भी हो सकता है. सो इस वजह से जो हम डे टू डे लाइफ में, हमारे कुछ ट्रेट्स होते हैं जो फिक्स ट्रेट्स होते हैं, और कुछ ट्रेट्स होते हैं जो वेरिएबल ट्रेट्स होते हैं. फिक्स ट्रेट्स रिमेन द सेम, बट वेरिएबल ट्रेट्स में आपकी हैंड राइटिंग में वो चेंजेस आएंगी. जिस दिन आपको लग रहा है कि मैं आज बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ, मेरे को आज बहुत काम करने का मन कर रहा है, उस दिन आपकी हैंड राइटिंग अलग दिखेगी. और जिस दिन आपको लग रहा है कि नहीं, आज मैं कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा, या मेरे को लेथार्जिक फील हो रहा है, लेजी फील हो रहा है, उस दिन में भी आपकी हैंड राइटिंग अलग निकल के आएगी. तो आप अगर जब दोनों सैम्पल्स को कंपेयर करोगे, दोनों दिन के आपके में भी प्लानर को कंपेयर करोगे, यू विल सी द चेंजेस इन द हैंड राइटिंग. तो क्या हम लोग मेंटल हेल्थ भी ठीक कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं एज अ थेरेपी? वी कैन डील विद स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सारे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स जो है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और आइडेंटिफाई करके ठीक भी कर सकते हैं. लाइक जब हम हैंड राइटिंग देख रहे हैं तो हैंड राइटिंग में हम क्या देख रहे हैं? थॉट्स एंड पैटर्न्स से हमारी हैंड राइटिंग बन रही है. तो जो हैंड राइटिंग से हमारे थॉट्स एंड पैटर्न्स भी चेंज हो सकते हैं. तो जैसे ये बन रहे हैं वैसे ही हम उनको चेंज भी कर सकते हैं. तो अगर मैं आपके सजेस्टेड चेंजेस को प्रैक्टिस करते रहूँगा तो यू आर सेइंग कि मेरे मेंटल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगा? यस. सो इट्स नॉट अ क्विक फिक्स, इट टेक्स टाइम. मिनिमम 21 डेज आपको टाइम लगेगा, और हम लोग सजेस्ट करते हैं 3 मंथ्स ऑफ प्रैक्टिस, ताकि वो डीप आपके सबकॉन्शियस माइंड में डाइव कर जाए, और आपके सबकॉन्शियस पैटर्न्स जो बने हुए हैं वो ब्रेक हो करके नए पैटर्न्स फॉर्म हो जाए. So with the practice, definitely it can change your mindset. Actually, it works in a particular way. So when we are writing, our neural pathways get activated. Okay? और आपको मैं अगर हैंड राइटिंग दिखाऊंगी तो आपको लगेगा कि मैंने अपना नाम लिखा है प्रिया, बट टू अ ग्राफोलॉजिस्ट वो दैट इज़ अ सीरीज ऑफ डॉट. और
एक ये चीज़ भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि कैसे हैंड राइटिंग एनालिसिस जो सबकॉन्शियस माइंड को रेप्लिकेट करता है. वेन एवर यू आर राइटिंग, आपको अगर एक पीस ऑफ पेपर मैं दूँ और मैं बोलूँ अनंत आप प्लीज़ इस पे कुछ लिखो, विल यू एवर थिंक कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, पहला डॉट मैं कहाँ लगाऊँ? आप ये सोचोगे कि अच्छा कुछ लिखने बोला है तो मैं क्या लिखूँ, मेरी हैंडराइटिंग सुंदर होनी चाहिए. वी हार्डली थिंक कि मैं डॉट. सो दैट इज़ सच अ बिग सबकॉन्शियस एक्टिविटी टू इवन डिसाइड कि कहाँ से हमको लिखना स्टार्ट करना है, राइट? तो हम जैसे ही हम वो डॉट लगाते हैं हमारे न्यूरल पाथवेज एक्टिवेट हो जाते हैं, एंड एन अल्फ़ाबेट इज़ अ सीरीज ऑफ डॉट्स टू अस. और हम एक ही एक पैटर्न को रोज़ रोज़ जब लिखते हैं, जैसे अगर हम आप अपने ऑफिस से जब घर जाते हो, आप एक रूट लेते हो, और घर से जब ऑफिस जाते हो वही सेम रूट फॉलो करते हो. बट इफ़ देयर इज़ सम अनरेस्ट, तब आप कुछ दूसरा रूट फॉलो करते हो एंड यू गेट लिटिल अनकम्फर्टेबल. बट फिर नेक्स्ट डे आप वापस सेम रूट पे आ जाते हो. वैसे ही जैसे आप इतने कंफर्टेबल हो जाते हो उस पैटर्न के साथ, एंड वही आपका माइंडसेट बन जाता है. फिर जब हमको कुछ प्रॉब्लम दिखती है एज ए ग्राफोलॉजिस्ट, हम लोग उसको फिक्स करते हैं. तो वो जो सीरीज ऑफ डॉट्स जो स्ट्रेट जा रही थी, उसको अगर हम लोग कुछ चेंज कर दिए, एंड इफ़ यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दैट, तो वो जो चेंज यहाँ हो रहा है वो यहाँ पे भी आएगा. बिकॉज व्हेन यू आर राइटिंग, वो यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो जब आप यहाँ चेंज करोगे तो यहाँ पे भी आपके चेंज आएगा. एंड जब आप उसको रेगुलरली प्रैक्टिस करते हो, तब वो आपका माइंड में चेंज आता है, एंड योर थॉट्स गेट ट्रांसफॉर्म्ड. आपके थॉट्स जब चेंज होते हैं तो आपके वर्ड्स अच्छे हो जाते हैं, वर्ड्स गेट ट्रांसफॉर्म्ड. वर्ड्स अच्छे होते हैं तो बिहेवियर में रिफ्लेक्ट करता है. बिहेवियर जब अच्छा होता है तो आपका कैरेक्टर अच्छा बनता है, एंड कैरेक्टर जब अच्छा बनता है, एवरीवन लाइक्स गुड कैरेक्टर पर्सन. सो इन अ वे आप पॉजिटिविटी को अपने लाइफ में इन्वाइट करते हो एंड इम्बाइब करते हो. इट्स ऑलमोस्ट लाइक आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मतलब जो आपने न्यूरल पाथवेज की बात की, जो न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात की, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. मेरे को थोड़ा सा डिटेल में समझना है कि आप फिर उसका प्रोसेस कैसे करते हैं. आपको अगर मैं एक पेज लिख के दूँ तो आप एग्जैक्टली मतलब आप इंटरनली क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं. मतलब क्या आप मैग्नीफाइंग ग्लास से डॉट्स देखते हैं? नो, वी डोंट सी डॉट्स, बट आप जब स्टार्ट करते हो तो पहला पेपर पे आप डॉट ही लगेगा, एंड देन उसको आप लंबा लाइन खींचते हो. सो इट्स फॉर अस इट इज़ लाइक ये जो स्ट्रोक्स है, ये पैटर्न्स है, ये डॉट्स है, इसको हमको चेंज करना है. जैसे फॉर एग्जांपल आई है, जो स्मॉल आई होती है उसके ऊपर हम लोग डॉट लगाते हैं. डू यू इवन नो वो स्मॉल आई का जो डॉट है वो इतना सा डॉट है, बट उसका प्लेसमेंट मीन्स अ लॉट अबाउट योर पर्सनैलिटी. आई का जो डॉट का प्लेसमेंट है, दैट कुड बी एट वेरियस लेवल्स. मतलब अब आपके पास इतना लाइक एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच में जो स्पेस है, इट्स अ ह्यूज स्पेस फॉर अ डॉट टू बी प्लेस्ड. तो अब आप उस डॉट को बहुत ऊपर लगा सकते हैं, एकदम आई के पास लगा सकते हैं, लेफ्ट लगा सकते हैं, राइट लगा सकते हैं. सो देयर आर वेरियस पॉसिबिलिटीज़. सो इट मीन्स आप कितने फ्यूचरिस्टिक हैं, आप कितने यू आर स्टिल स्टक इन योर पास्ट, और यू आर ऑलवेज बिल्डिंग कासल्स इन एयर. आप हवा में आप डे ड्रीमिंग कर रहे हो, हाँ ये करेंगे वो करेंगे. आप एक्शंस कितना ले रहे हो ये नहीं पता. रूपी, अगर हम लोग ने बहुत मेंटल हेल्थ के बारे में बात किया कि आप किसी के पर्सनालिटी टाइप को, लीडरशिप क्वालिटीज़ को प्रोक्रेस्टिनेशन टू एक्टिव में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं. बट जस्ट टू बी वेरी स्पेसिफिक कि आप ऐसा क्या चेंज उनको बोलेंगे स्पेसिफिकली जिससे एक आदमी जो जानता है कि वो प्रोक्रेस्टिनेटर है, जो काम नहीं करता है, जो लेज़ी है, वो अगर एक्टिव होना चाहता है, क्या ऐसा कोई एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल है जो आप एक ओवरऑल पैटर्न के हिसाब से बोल सकते हैं हम हमारे व्यूअर्स को, जिससे वो अगर वो हैंडराइटिंग को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करे कि वो अपने बारे में चेंज कर सके? सो अगर हम आई का डॉट जो है वो ध्यान रख करके आई के ठीक ऊपर लगाएंगे ना, तो वो जो प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट है वो चेंज हो जाएगी. और वो प्रोक्रेस्टिनेशन की जब हैबिट चेंज होगी तो वो जो टाल रहा है अपनी चीज़ों को, वो टाइम से करना शुरू कर देगा. ओके, तो ये उसको कब तक फॉलो करना पड़ेगा? As I mentioned, minimum 21 days of regular practice. If he is practicing day 1, day 2, day 3, day 4, फिर 18th day जाकर के उसने ब्रेक लगा दिया, then it has to be 19th day will again be a day 1 practice. Because एक न्यूरल पाथवे को फॉर्म होने में 21 days टाइम लगता है, तो न्यू न्यूरल पाथवे को आपको 21 days तक नया कुछ फीड करना होगा ताकि वो नया बने.
पैटर्न बने, और मिनिमम प्रैक्टिस ऑफ 21 डेज एंड अ मैक्सिमम प्रैक्टिस ऑफ 3 मंथ्स। इस बीच में हम क्या करते हैं, हम एक सैम्पल और लेते हैं जिसमें हम देखते हैं कि ये जो प्रैक्टिस वो सेपरेटली कर रहा है वो उसके एक्चुअल हैंड राइटिंग में आया है कि नहीं आया है। अगर वो इनकलकेट हो गया है, इसका मतलब डेफिनेटली उसके अंदर वो चेंज आ गया है, और अगर इनकलकेट नहीं हुआ है तो उसको और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जैसे अपने कुंडली होती है ना, जब इंडियन वेडिंग्स होते हैं तो उसमें कुंडली मैच करते हैं। व्हाट इफ आप हैंडराइटिंग एनालिसिस करके पार्टनर्स का आप क्या बता सकते हैं कि उनका रिलेशनशिप अच्छा रहेगा कि नहीं? यस, डेफिनेटली बता सकते हैं। हैंड राइटिंग कैन बी यूज्ड टू सेलेक्ट द लाइफ पार्टनर, और अगर सेलेक्ट ऑलरेडी हो चुका है तो टू अंडरस्टैंड द लाइफ पार्टनर बेटर। हाउ वी कैन डू दिस इज कि फॉर एग्जाम्पल वन पर्सन इज़ वेरी इमोशनली ड्रिवन एंड द अदर पर्सन इज़ लॉजिकली ड्रिवन, तो इनकी कंपैटिबिलिटी कैसी होगी? द वन पर्सन इज़ वेरी वर्कोहॉलिक एंड द अदर पर्सन इज़ आराम से वाला। अब ये लोग जब हॉलीडे पे जाएंगे तो इनके साथ कैसा होगा? वन पर्सन इज़ वेरी टॉकेटिव एंड द अदर पर्सन इज़ वेरी तो इनका कैसा होगा? तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दोनों राइटर का सैंपल लेते हैं, दोनों राइटर के सैंपल को एनालिसिस करके उनके ट्रेट्स कितने मैच कर रहे हैं और कितने नहीं मैच कर रहे हैं। अब डेफिनेटली सारे ट्रेट्स तो मैच करेंगे नहीं, तो कि कौन किसको ओवर पावर कर रहा है और उनके लिए क्या ज़रूरी है, राइटर 1 के लिए और राइटर 2 के लिए क्या ज़रूरी है, ऐसे आइडेंटिफाई करके वी कैन गिव देम द एनालिसिस एंड कंपैटिबिलिटी टेस्ट टू देम। सो रूबी, मेरे पास 2 जन का लिखा हुआ लाइन है, मेरे टीम मेंबर्स हैं। आप मतलब इसको देख के बताइए इफ दे विल बी अ गुड पार्टनर और नॉट। आई नो ये बहुत सिली है, बट अगर ये अच्छे पार्टनर्स नो होंगे नो कि नहीं? सिली क्यों है, अच्छा ही बात है, किसी का भला हो जाएगा, दे आर ये कंपैटिबल। भी है। So the first writer has connected writing and the second writer उनकी disconnected writing है। तो connected writing वाले का कैसा होता है ना, वो अपनी चीज़ों को सीक्वेंस करके रखते हैं, एक थॉट के बाद दूसरा थॉट उनका कनेक्टेड है, जैसे कि उनके लेटर्स कनेक्टेड है। और जो प्रिंट राइटिंग है, जिस डिसकनेक्टेड राइटिंग है, उनको थॉट्स अचानक से आते हैं, इमेजिन करते हैं, इंट्यूशन बहुत हाई होता है। तो ये हुआ इन टर्म्स ऑफ कनेक्शन एंड डिसकनेक्शन। एंड ऑल्सो उनके आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज होते हैं। सो जो कि कनेक्टेड वाले को, जो उनके आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ है, वो कनेक्टेड वाले को समझ में नहीं आएंगी कि कहाँ से बोल रहे हैं, कहाँ से आया। एंड द फर्स्ट राइटर इज़ मोर ऑफ लॉजिकल फ्रंट एंड द सेकेंड राइटर इज़ मोर ऑफ इंट्यूटिव एंड इमेजिनेटिव फ्रंट। तो वो लॉजिक वाले को लगेगा कि कहाँ से आप ये बात बोल रहे हो, और इसको लगेगा कि यार हर समय हर चीज़ सीक्वेंस में करनी जरूरी थोड़ी है। एंड द फर्स्ट राइटर विल बी मोर ऑर्गेनाइज्ड, मे बी द पर्सन इज़ नॉट ऑर्गेनाइज्ड, बट उनके दिमाग में ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी है और वो ऑर्गेनाइज करके रखना चाहते हैं। एंड द सेकेंड राइटर विल बी लाइक, जहाँ तहाँ पड़ा है, टॉवल जहाँ पड़ा है, आपका शूज़ कहीं और पड़े हैं, आपके चीज़ें कहीं और पड़ी है, तो उसको वो ज़्यादा किक देगा रैदर देन बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। उसको अच्छा जमा हुआ चीज़ नहीं होगा। जैसे आपने मूवी देखी थी सलाम नमस्ते, उस मूवी में सैफ अली खान को ज़्यादा डिशेस वॉश की भी पसंद आ रही है और इन टर्म्स प्रीति जिंटा को नहीं पसंद आ रही है। तो कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाएगा कि वो ऑर्गेनाइज रखेगा और वो डिसऑर्गेनाइज रखेगा। सो इफ़ दे आर ओके विद दीज टू पर्सनैलिटी एंड इफ दे थिंक कि हाँ मैं ऐसे ज़िंदगी भर काट सकता हूँ विद दीज ट्रेड्स, देन डेफिनेटली दे कैन गो फॉर दिस। एंड इफ दे थिंक कि नहीं कर सकता हूँ, देन नहीं होगा। आई एम सॉरी टू बोथ ऑफ माय टीम मेंबर्स, दे आर नॉट गुड फॉर ईच अदर। थैंक यू सो मच रूपी। थैंक यू। मैं अब आपको अपना हैंड राइटिंग भी दूंगा थोड़ी देर में, सो दैट आप मेरा भी पूरा हैंड राइटिंग एनालिसिस कर सकें। बट आपने जो बोला कि मेरा भी हैंड राइटिंग डिसकनेक्टेड है, मैं एकदम ऐसे जैसे बुक लिखते हैं ना, जैसे कोई बुक में प्रिंट आप पढ़ेंगे, मेरा वैसा हैंड राइटिंग है, बहुत नीट है, मैं लाइन में लिखूंगा, लेकिन अल्टीमेटली इज डिसकनेक्टेड। बट आपने जो ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स, वो एक डिसकनेक्टेड राइटिंग को बोला, मैं उसे बहुत रेजोनेट करता हूँ, बिकॉज मैं भी बहुत मैं मतलब कोई भी लेटर को जोड़ता नहीं हूँ, कोई भी लेटर को, मतलब एक प्रिंट की तरह मैं लिखता हूँ। एंड मेरा भी बहुत आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग आता है, लाइक आई हैव वेरी हाई इंटुइशन एंड मैं बहुत आउट ऑफ बॉक्स थिंक करता हूँ। आई एम ऑर्गेनाइज एंड येट वेरी केओटिक एट द सेम टाइम। बट एनीवे, इसमें मैं लास्ट में सेगमेंट में आऊँगा बट इस यू चीज़ को नो लेकर। हैंड राइटिंग एनालिसिस में ना, लाइक वी ऑलवेज टीच आवर स्टूडेंट्स टू मेक इट वेरी सिंपल, टू कीप इट, बिकॉज ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नहीं तो लोगों को लगता है ना यार हैंड राइटिंग एनालिसिस सीखने जा रहे हैं, ये भी ध्यान रखना होगा, वो भी ध्यान रखना होगा, बट इट हैज़ टू बी वेरी वेरी सिंपल। जैसे अगर आपकी हैंड राइटिंग, जैसे आप किसी के घर जाते हो, किसी का घर अगर साफ़ सुथरा दिखता है तो आपको समझ में आ जाता है ये पर्सन ऑर्गेनाइज्ड है, राइट? और किसी का अगर मेसी देखते हो तो आपको समझ में आ जाता है ये पर्सन मेसी है। सिमिलरली हैंड राइटिंग अगर ऑर्गेनाइज्ड है, दिस पर्सन इज़ ऑर्गेनाइज्ड माइंड में,
ऑर्गेनाइज्ड है, अगर मेसी है माइंड में बहुत मेसी है. सो like this is just one example. We try to teach graphology in such a way, and graphology is actually that simple. आप उसको एकदम simple बना दो and you relate real life things with the handwriting, you will know the answers very easily. आप पेपर में पेन के साथ क्या करते हो इज़ एग्जैक्टली व्हाट यू आर डूइंग विथ योर लाइफ. आप उसका एक कोजी गार्डन बना सकते हो या आप एक उसका जंगल बना सकते हो. इट्स योर चॉइस एंड वही हम राइटर का माइंडसेट समझते हैं. नाउ इफ़ आई कैन गिव यू वन एग्जांपल, अगर आपको कोई पसंद है तो आप उसके पास रहना प्रेफर करोगे या दूर रहना? पास रहना. और अगर आपको कोई नहीं पसंद है आप क्या करोगे? दूर भागोगे उससे. तो सिमिलर देर इज़ वन थिंग कॉल्ड स्पेसिंग इन द राइटिंग. तो अगर किसी की हैंडराइटिंग में स्पेसेस वर्ड्स के बीच में बहुत ज़्यादा है तो वो लोगों के पास रहना पसंद करेगा या दूर? दूर. और अगर किसी की हैंडराइटिंग में स्पेसेस बहुत कम है वो पास रहना पसंद करेगा या दूर? पास रहना. तो ये जो प्रिया मेंशन कर रही थी ना कि रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स एकदम सिंपल. आपको पास रहना पसंद है, हैंडराइटिंग पास रहेगी. दूर रहना पसंद है, हैंडराइटिंग दूर रहेगी. तो जैसे अगर मैं अपने वर्ड्स को बहुत स्पेस करके लिखता हूँ, मेरे भी लेटर्स बहुत स्पेस्ड आउट है, तो क्या आप ये एक इन अ वे आप बोल सकते हैं, अगेन आई एम सेइंग दिस बिकॉज मैं इससे बहुत रेजोनेट करता हूँ कि मतलब आई लाइक बीइंग आइसोलेटेड, आई लाइक बीइंग अ लोनर. So the moment you mentioned कि आपकी print handwriting है, so basically print handwriting की एक और trait होती है, maybe you have thousands of friends in this world, but अगर आपसे पूछा जाएगा आपका अच्छा friend कौन है, you will always feel कि I hardly have friends. You know, आपके friend list में 1000 लोग हैं, but you will hardly find that ये मेरा यार है, ये मेरा दोस्त है, वो नहीं होगा. And at the same time, when you talk about spacing there, तो एक like आपकी print handwriting से ये तो confirm हो रहा है, और जब आप spacing भी हम देखते हैं कि इतनी ज़्यादा है तो वो और ज़्यादा उस ट्रेट को enhance कर रहा है. You're already feeling that I hardly have friends. ये सब friends है जो है, but यार जो हो वैसी यारी नहीं है. सो जब स्पेसिंग ज़्यादा होती है देन वी आर डबल श्योर दैट यू वुड नॉट वांट पीपल अराउंड, यू नीड योर स्पेस. बस मेरे स्पेस को इंट्रूड मत करो. व्हेन आई वांट आई विल कॉल यू, अदरवाइज आई नीड माय ओन स्पेस. एंड एट द सेम टाइम यू विल ऑल्सो नॉट वांट कि आप किसी की प्रिवेसी को जाके डिस्टर्ब करो. यू लाइक टू हैव योर ओन स्पेस एंड लिव एंड लेट लिव टाइप्स. कैन यू आइडेंटिफाई अ सीरियल किलर? Yes. आप क्या एक सीरियल किलर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं फ्रॉम देयर हैंड राइटिंग? बिकॉज आई मीन फोरेंसिक्स इज अ ह्यूज फील्ड. फोरेंसिक्स एंड स्पेशली अभी जस्ट मैं, क्योंकि आप ये सब बोल रहे हैं, मेरे को अभी जस्ट आया कि फोरेंसिक्स लैब तो इतना एक बड़ा चीज़ है जहाँ पे हैंड राइटिंग एनालिसिस होता है, हैंड राइटिंग मैच होता है, तो वो भी आई एम श्योर ग्राफोलॉजी के रेल्म में आता है. सो इट्स लाइक अ प्योर साइंस. तो फोरेंसिक की स्टडी डिफरेंट होती है. एंड या देयर लाइक मेरे को किसी ने अप्रोच किया था विद दिस फोरेंसिक हैंड राइटिंग एनालिसिस, बट सिंस इट्स अ सेपरेट स्टडी ऑल टुगेदर, सो दैट थिंग वी रिफ्रेन डूइंग. बट देर आर सर्टन थिंग्स विच वी कैन से. जैसे आपने सीरियल किलर बोला, तो सीरियल किलर को भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं. बट कैसे करेंगे? मतलब कि ऐसा क्या ट्रेट होगा जिससे आपको समझ में आ सकता है कि वो सीरियल किलर है? सो सीरियल किलर क्या होगा, मतलब कोई क्यों करेगा? लाइक यू एंड मी नॉर्मल पीपल, मतलब किसी को जाके गोली थोड़ी मारेंगे. सो सीरियल किलर के माइंड में कुछ ऐसा है, इट इज़ ऑल क्लाउड एंड मडी. तो उनका हैंड राइटिंग भी ना, यू विल सी देयर इज़ लॉट ऑफ mudiness, there is lot of extra flow of ink. जैसे आप अगर एक अल्फ़ाबेट लिख रहे हो तो उसके अराउंड there will be some डो लाइक फॉर्मेशन, जिसको हम लोग पेस्टोसिटी बोलते हैं इन ग्राफोलॉजिकल टर्म. सो बहुत हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा मडी होगा, विच मीन्स कि इसके ही दैट पर्सन इज़ हैविंग नेगेटिव थाट्स, एंड वो इमीडिएट, उसको कोई भी चीज़ अगर चाहिए तो वो उसको इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए. आई वॉन्ट टू ऐड टू दिस. एक थॉट जो होती है सीरियल किलर के अंदर में वायलेंट थॉट होती है. वायलेंट थॉट जो आ रहा है वो पेपर में कैसे दिखाई देगा, इज़ व्हाट यू आर आस्किंग. सो वहाँ पे ना
उसके अंदर बहुत ज़्यादा एंगर और फ्रस्ट्रेशन भरा होगा, बहुत ज़्यादा उसके अंदर वायलेंट रिएक्शंस भरे होंगे, जो पेपर में एज अ प्रेशर दिखाई देगा। उसका प्रेशर इतना ज़्यादा होगा कि नीचे के जो 4-5 पेजेस है ना, वहाँ तक वो इम्प्रिंट हो जाएगा। जैसे वो ब्योमकेश बख्शी के शोज आते थे ना, कि वो एक पेज उफाड़ करके लेकर के चला गया और पीछे 4-5 पेज में है, वो बिकॉज ऑफ दैट एक्स्ट्रा थॉट्स, दैट एक्स्ट्रा प्रेशर, जिसकी वजह से वो आया है। सो वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई फ्रॉम दोज ट्रेट्स। अब मुझे मतलब आप जब ये बोल रहे हैं, मुझे डर लग रहा है आपको अपना हैंडराइटिंग दिखाने के लिए, बट आप मैं जेन्युइनली समझना चाहता हूँ कि अगर आप मेरा हैंडराइटिंग देखते हो तो आप इसका एनालिसिस कर सकते हो कि नहीं? So, Anant, as we have already, partly आपकी हैंडराइटिंग हो चुकी है एनालिसिस, बट स्टिल अभी आपकी हैंडराइटिंग देख के आई वुड लाइक टू से कि जो बेसलाइंस होती है, फर्स्ट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दी बेसलाइंस जो होती है, दैट शोज if you are target oriented or not, and your baselines are quite straight, so you know what you want and you work towards that. एंड क्योंकि हम लोग हेल्थ इश्यूज़ के बारे में बात कर चुके हैं, आई वुड लाइक टू आस्क यू दिस क्वेश्चन, डू यू हैव सम स्टमक इश्यूज, लाइक आर यू कॉन्स्टिपेटेड? Not constipated, but I do have IBS issues. ओके, सो बाई लुकिंग एट योर ईज आई कैन ईजिली टेल दैट, मतलब आपके लाइफ में इट्स अ प्रॉब्लम, बट वो सिर्फ एक सिंगल लेटर ई में मुझे देख के पता चल रहा है. सो लेटर ई स्टैंड्स फॉर Egg. बट इन ग्राफोलॉजी द ई स्टैंड्स फॉर लेटर ईयर्स. अच्छा, ईयर्स क्या काम करते हैं? सुनने का. सो लेटर ई में एक लूप होता है, वो लूप अगर खुला है, इसका मतलब जो राइटर है वो बातें सुनता है, और अगर वो लूप बंद होता है, इसका मतलब वो बातें नहीं सुनना चाहता है. हम बच्चे की तरह हम इस तरीके से तो बंद नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि मुझे इसकी बात सुननी नहीं है, तो हम मेंटली अपने माइंड को क्लोज कर लेते हैं, है ना. सो इसी वजह से वो जो लूप है वो बंद हो जाती है. एंड ये जो मेंटली हमने ई को क्लोज किया है, अपने कान को क्लोज किया है, ईयर्स को क्लोज किया है, उसकी वजह से ये कनेक्टेड होता है हमारे स्टमक के पाइपलाइन से, एंड उसकी वजह से वो स्टमक रिलेटेड इश्यूज आने शुरू होते हैं. I would like to add something over here. तो स्टमक में डाइजेशन कैसे होता है, यू मस्ट बी नोइंग इट बेटर, बट हमको जितना आता है थोड़ा बहुत वी वुड लाइक टू शेयर. नहीं, of तो course. स्टमक में डाइजेशन कैसे होता है, देयर आर सम फ्लूइड्स जो फॉर्म होती है एंड देन इट डाइजेस्ट योर फूड. तो जैसे ही आप सो व्हेन यू आर कॉन्स्टिपेटेड ऑल्सो यू नीड टू पुट लॉट ऑफ प्रेशर. सो वैसे ही जब आप कान बंद करते हो ना, तो आप वो अंदर ही अंदर एक प्रेशर लगाते हो, और वो जो आपका जो लिक्विड है उसका फॉर्मेशन हिंडर हो जाता है, एंड हेंस आपकी डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है. I would like to share one incident which happened with one of our team member. She was delivering a talk show, and वहाँ पे एक कपल आए, और कपल आकर के उन्होंने बोला कि मेरे को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है और बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ती है, तो क्या आप ग्राफोलॉजी के थ्रू इसको ठीक कर सकते हो क्या? तो उन्होंने बोला कि ग्राफोलॉजी के थ्रू तो ठीक कर सकती हूँ, लेकिन साथ साथ में आपको एक चीज़ और करना है, आप लोगों की बात सुनना शुरू कर दो. तो द इमीडिएट आंसर द पर्सन गेव वॉज कि भैया मैं दवाई खा के ही ठीक हूँ, मुझे बात सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है. सो इट इज़ रिलेटेड टू वन ऑफ योर सबकॉन्शियस एक्टिविटी कि मेरे को बात नहीं सुननी है, एंड इट हैज़ इम्पैक्ट ऑन योर हेल्थ, एंड सो इट इज़ शोइंग अप इन योर तो मेरी हैंडराइटिंग में ई बंद है. हाँ, मोस्ट ऑफ योर ईज. सो अब आप देखो, एक चीज़ आप ये भी बोल सकते हो ना कि अब हैंडराइटिंग सैम्पल जो आपने लिया है 1.5 पेज का, तो अब सारे ईज बंद हो, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई एक आधा खुले भी हो जाते. तो इसमें हम लोग वी गो बाय दिस मेथड दैट इफ 70% to 80% अगर बंद है तो वो प्रॉब्लम आपको होगी. वी गो लाइक दैट. तो फिर मैं ई को खोलूं कैसे? मतलब कि ई क्लोज्ड है, आप मैं बोल रहे मैं परफेक्ट ई है. हम आपको वही प्रैक्टिस करने के लिए देंगे. आप ई को प्रैक्टिस करोगे 1 पेज एवरी डे, और अच्छा. आप जब 21 डेज तक उसको प्रैक्टिस करोगे ना, आप ऑटोमेटिकली देखोगे कि आप सबकी बात सुनना शुरू कर दिए हो. डेफिनेटली मुझे करना पड़ेगा. एंड एक चीज़ और है इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी कि ये जो पैटर्न डेवलप हुआ है, ये पैटर्न डेवलप हुआ है ड्यूरिंग योर फॉर्मेटिव ईयर्स. जब फॉर्मेटिव ईयर्स में एक बच्चा आता है और अपनी मदर को या फादर को कुछ बोलता है, और उसके मदर या फादर उस समय नहीं सुन रहे हैं, मे बी बिजी ऑन द मोबाइल और डूइंग समथिंग, एंड तो बच्चे को क्या लगता है, इट्स ओके टू नॉट लिसन. एंड व्हेन ही फील्स कि इट्स ओके टू नॉट लिसन, वो उस चीज़ को अपने डे टू डे लाइफ में अपने कैरेक्टरिस्टिक्स में इम्बाइब करना शुरू कर देता है, और वो उसका पैटर्न बनना शुरू हो जाता है, और बड़ा होकर के वो नहीं सुनता है लोगों की Right. बात.
तो अगर उसको ठीक करना है हमें, तो उसको हमें लिसनिंग ईयर्स देने पड़ेंगे। तब जब उसको लिसनिंग ईयर्स मिलेंगे, ऑटोमेटिकली वो लोगों को लिसनिंग ईयर्स देना शुरू करेगा। एंड लिसनिंग के अलावा लाइक प्रोमिसेस, जैसे बहुत सारे पेरेंट्स दीज डेज इट्स सच अ बिजी स्केड्यूल फॉर एवरीवन, तो बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं बच्चा कुछ डिमांड किया, आज नहीं कल कर देंगे, एंड द सेकेंड डे अगेन द चाइल्ड इज कमिंग, आपने किया, अरे आई एम वेरी बिजी, कल कर देंगे, एंड 2-3 दिन जब लगातार ये होता है तो द चाइल्ड स्टार्ट्स फीलिंग कि इट्स ओके, कोई नहीं बात सुनता है, मैं भी ऐसे कर सकता हूँ। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप, इफ़ यू वांट योर चाइल्ड टू बी परफेक्ट, आप खुद कैसे एक एग्जाम्पल बन रहे हो। सो एंड जस्ट इमेजिन, वो एक छोटी सी एक्टिविटी जो आप शायद रियलाइज़ भी नहीं कर रहे हो, वो बच्चे के ऊपर कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, नॉट ओनली मेंटली, समटाइम्स फिजिकली ऑल्सो। बच्चे के ऊपर इम्पैक्ट करने के साथ साथ वो बड़े होकर के आपके लिए कितना बड़ा हिंड्रेंस बन गया है आपके ग्रोथ में, आपके सक्सेस में, वो भी वो रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं, एंड इन अ वे हार्मिंग योर चाइल्ड अननोइंगली। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट बिकॉज मेरे को ये भी समझना है कि व्हाट अबाउट चिल्ड्रन जो लिख नहीं सकते, मतलब ऐसे बहुत सारे छोटे बच्चे हैं जो अभी तक लिखना स्टार्ट नहीं किए हैं, उनमें प्रॉब्लम है, और अगर जितने भी पेरेंट्स हैं उन बच्चों को चेंज करना चाहते हो या उनको कुछ लग रहा हो कि इनका क्या एनालिसिस हो सकता है, तो क्या वो भी आपके पास आ सकते हैं? वो डेफिनेटली हमारे पास आ सकते हैं। जब वो फॉर्मेटिव ईयर्स में होते हैं ना, तो हम भी चाहते हैं कि अनटिल अनलेस कुछ मेजर प्रॉब्लम हो, हम उनको एनालिसिस ना दें, बिकॉज वो फॉर्मेशन स्टेज पे हैं। सो वहाँ पे हम एक तो उनका कलर एनालिसिस ले सकते हैं, वी गिव देम स्पेसिफिक एलिमेंट्स टू ड्रॉ, एंड वो कौन से कलर से किस चीज़ को ड्रॉ किए हैं, प्लेसमेंट कहाँ पे है, कितना बड़ा बनाया है, कितना छोटा बनाया है, इसके बेसिस पे हम बेसिक चीज़ें उनको बता सकते हैं। एंड आपने जो सेकंड क्वेश्चन किया कि पेरेंट्स अगर राइट फॉर्मेशन जानते हैं, जैसे कि हमने लेटर ई की बात की थी, कि अगर वो लेटर ई को राइट तरीके से लिखना शुरू से करते हैं, तो वो जो आगे जाके उनको प्रॉब्लम आने वाली है ना, वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। दे विल अट्रैक्ट राइट अपॉर्चुनिटी, दे विल अट्रैक्ट राइट पीपल इन देयर लाइफ, दे विल हैव गुड डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज, दे विल हैव गुड इमोशनल एंड इंटेलिजेंस बैलेंस, EQ IQ का बैलेंस। इस तरीके से अगर राइट फॉर्मेशन रहे, लेकिन एक चीज़ और ऐड मैं करूँगी यहाँ पे, कि वो राइट फॉर्मेशन हमने सिखा दिया, लेकिन उसको वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिलना भी ज़रूरी है, ताकि वो राइट फॉर्मेशन हमेशा राइट ही रहे। आपने कलर एनालिसिस की बात की, मेरे को इसको थोड़ा सा डिटेल में समझना है। कलर एनालिसिस एग्जैक्टली क्या होता है? मतलब कि अगर वो एक से सन को अगर ब्लू कलर करते हैं, येलो कलर करते हैं, तो उससे आप डिसाइड करते हैं? सो एवरी कलर हैज़ अ स्टोरी टू से। हर कलर का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। जैसे अगर आप ब्लू कलर देखते हो, तो आप किस चीज़ से रिलेट करते हो? स्काई। स्काई, वाटर। अब स्काई और वाटर क्या है, फ्लो कर रहा है ना, तो इमोशंस भी हमारे फ्लो करते हैं, राइट? अगर आप रेड कलर देखते हो, तो रेड कलर क्या बताता है? फायर। फायर। फायर हैज़ एक्शन, सो एंगर ऑल्सो। एंगर ऑल्सो। सो एंगर और एक्शन का कॉम्बिनेशन है रेड कलर। सो आप किस कलर को चूज़ कर रहे हो, उसके बेसिस पे हम उनके बारे में बता सकते हैं। किस कलर को आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो अपने ड्राइंग में, अपने चीज़ों में, लाइक पिंक कलर। पिंक कलर इज़ द कलर ऑफ लव। तो बेसिकली जब हम लोग ड्राइंग एनालिसिस करते हैं, तो हम लोग ना कुछ सेट पैटर्न्स दे देते हैं, जैसे कि यू हैव टू ड्रॉ अ हाउस, अ सन, अ माउंटेन, वाटर बॉडी, अ ह्यूमन बीइंग एंड अ ट्री। तो अब खाली हम आपको एक पीस ऑफ पेपर देते हैं एंड वी जस्ट आस्क यू टू ड्रॉ। अब आप उस चीज़ को कौन से कलर से कर रहे हो, एंड एज अ लेमैन वाटर को सब ब्लू ही करते हैं, बट ब्लू में भी देयर आर शेड्स। तो आपके इमोशंस, आप इमोशनल हो कि नहीं हो, और आपके इमोशंस कैसे हैं, दैट वी नो। एंड आप पेपर पे जहाँ पे भी प्लेस कर रहे हो, तो उसका भी एक अलग मतलब होता है। एंड देर आर किड्स जो शायद ड्राइंग भी नहीं कर पाते। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू से कि बच्चों को एनालिसिस वाली चीज़ में डालना ही नहीं चाहिए, बिकॉज दे आर जस्ट किड्स, वो अभी बॉर्न हुए हैं। एंड जैसे आजकल बहुत जल्दी बच्चों को स्कूल में डाल दिया जाता है, बट पहले ऐसा नहीं होता था। तो मे बी द किड्स आर नॉट गेटिंग दैट टाइम टू एक्सप्लोर देमसेल्व्स मच। जो उनको सिखाया जा रहा है, दे आर जस्ट लर्निंग दैट। बट इसीलिए इट इज़ नॉट advisable कि until and unless you have some issue, you should not get into it. But if you have some problem, yeah, definitely, why not? But बहुत बच्चे होते हैं जो शायद ड्रॉ भी करना नहीं जानते, तो वो we just give them that color box and a plain paper, तो वो खाली scribble करते, they pick up a color and they scribble it.
तो वो जो उनकी जो स्क्रिबलिंग होती है ना, उससे हमको समझ आता है कि ओके उसने ये कलर पिकअप किया है और इससे स्क्रिबलिंग किया है, या पेपर में ये कलर ज़्यादा है वो कम है. एंड इनफैक्ट बहुत बार ना सिबलिंग्स होते हैं, तो लॉट ऑफ टाइम्स पेरेंट्स के फेवरेट होते हैं कि ये मेरा फेवरेट है, बट दे विल नॉट से, बट उनके एक्शन से समझ में आ जाता है. तो किसी एक के साथ अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो दे कम टू अस एंड देखिए इसका तो ये प्रॉब्लम है, ये हर टाइम ऐसे करता है, और शायद जो दूसरा बच्चा है वो पढ़ाई में अच्छा है और वो पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं है. सो देयर इज़ अ कांस्टेंट कंपैरिजन. तो यू विल बी अमेज टू सी कि उसमें हैंड राइटिंग जो ड्राइंग एनालिसिस होती है उसमें देख के ये भी समझ में आता है कि अगर कंपैरिजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है घर पे. सो वी क्लियरली टेल देम कि आई यू, इफ़ नॉट सिबलिंग्स, आर यू कंपेयरिंग योर चाइल्ड विद अदर किड्स. बिकॉज वो कंपैरिजन के वजह से अगर उसका पोटेंशियल, आपका पहला बच्चा का पोटेंशियल अगर 100% है एंड सेकेंड चाइल्ड का 90% है, बट आप वो कंपैरिजन के वजह से उसको 70, 60, 50 पे भी ला सकते हो, इफ़ नॉट लेस. सो दैट्स अमेजिंग. या सो वो देख के वी कैन जस्ट से कि स्टॉप कंपेयरिंग. एंड इट इज़ वेरी वेरी कॉमन इन आवर सोसाइटी, दे डू कंपेयर. बट प्रिया एक बात बताइए, हम लोग मतलब वी आर लिविंग इन अ डिजिटल एज राइट नाउ. मतलब हम लोग व्हाट्सएप, ईमेल, अभी तो मेटावर्स में चले जाएंगे. तो मतलब ऐसे जनरेशन में मतलब क्या हैंड राइटिंग एनालिसिस पॉसिबल है? I know what's coming because as graphologists we keep hearing this question क्योंकि आजकल सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है. एंड आई एम श्योर यू whatever you're saying is correct, but at the same time आप जितना भी बोल लो, जब आपको ज़रूरत होती है सिग्नेचर करने की तब आपको पेन पेपर यूज़ करना पड़ता है. चेकबुक में आप वैसे ही साइन करते हो. एंड आई वुड लाइक टू गिव यू एन एग्जाम्पल बिकॉज अगेन यू आर अ क्लिनिकल रिसर्चर. सो वी हैव ब्लड इन आवर बॉडीज़, ठीक है. तो क्या उसको प्रूफ करने के लिए आप रोज़ ब्लड टेस्ट करते हो कि ब्लड है कि नहीं है? करेक्ट. तो सिमिलरली वी ऑल हैव हैंड राइटिंग. एंड हम पहले बात कर चुके हैं कि हैंड राइटिंग से हमारी सबकॉन्शियस माइंड का पता चलता है. तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप रोज़ रोज़ वो अपनी हैंड राइटिंग को एनालाइज कराओ. वी एज ग्राफोलॉजिस्ट वी डोंट डू इट ऑन अ रेगुलर बेसिस. बस कभी कभी कुछ हमको भी हमारे हैंड राइटिंग में अनयूजुअल दिखता है तो वी नो. एंड इनफैक्ट इट्स सो नाइस, वी हैव अ टीम एंड वी कीप टेलिंग ईच अदर, अरे तुम्हारे हैंड राइटिंग में ये कैसे आ गया, इसको चेंज करो. तो वैसे ही हम ब्लड टेस्ट रोज़ नहीं कराते जस्ट टू प्रूव अ पॉइंट दैट वी हैव ब्लड इन आवर बॉडीज़. सिमिलरली आपकी हैंड राइटिंग है, आप चाहे कितना ही मना कर दो, बट जब ज़रूरत पड़ती है आप लिखते हो. एंड एट द सेम टाइम आप अभी भी कोई स्टेशनरी शॉप में जाओगे, यू विल फाइंड फैंसी डायरीज़, फैंसी पेन, नॉर्मल पेन एंड पेपर तो मिलते ही है. तो अगर हम लिखना बंद कर चुके होते तो सब कुछ बंद हो जाता. नहीं, दैट्स फेयर. एंड अभी तक स्कूल्स में एज ऑफ नाउ अभी तक भी पढ़ाया जा रहा है, लिखाया जा रहा है. इट हैज़ नॉट रिप्लेस्ड कम्प्लीटली कि सब जगह आईपैड और कंप्यूटर्स आ गए हैं. अभी भी पेन, कॉपी, पेपर, पेंसिल सब यूज़ किए जा रहे हैं. तो प्रिया, आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि आप ग्राफोलॉजिस्ट हो, आप दोनों मदर्स हो, आप अपने डेली लाइफ में ग्राफोलॉजी को किस तरह से यूज़ करते हो? Interesting. So I feel empowered, especially in parenting. I really feel empowered because, you know, these days each and every mother, father, like parents, they struggle to have that connect, that bond with their children. Like Gen Z, Gen Alpha, you can't expect them to come to you and speak to you. After a certain age, they will just abandon you and they will be in their own shell or maybe in their own zone. So what happened with me, I would like to quickly just share this. So my son, because they are too small, even so when they are small, even though they express certain things to you, जब छोटे होते हैं तब तो फिर भी express करते हैं. तो बहुत बार ऐसी होती है कि बहुत चीज़ें जो शायद वो बता नहीं रहे हैं, जो शायद मैनिपुलेट कर रहे हैं, या फिर आपको कुछ ऐसे पैटर्न्स दिख रहे हैं एंड यू कांट फिगर आउट ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है. सो विद माई सन इट हैपेंड दैट ही वेंट इनटू सम रॉन्ग कंपनी एंड आई वाज एक्चुअली थिंकिंग कि कैसे हो गया, ये ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है. एंड व्हाट आई लाइक टू डू इज़ टाइम टू टाइम आई ओपन हिज कॉपीज़ एंड फ्लिप सम पेजेस एंड देयर कुछ इंसाइट्स मिल जाते हैं. So I could identify that he's falling into wrong company. And
आई टोल्ड माई हस्बैंड अबाउट इट एंड ही इज़ लाइक तुमको तुम्हारा ग्राफोलॉजी से क्या समझ आ रहा है पता नहीं, फिक्स तो करो. एंड आई इज़ लाइक ओके आई विल डू इट. सो यू कांट टेल द चाइल्ड कि तुम ये फ्रेंड्स बदल दो, दे विल नेवर लिसन टू यू. सो in a very friendly way, I just suggested him. So that was letter M. It was written in this particular way that last में वो dent बन रहा था एक cave जैसा. तो मैंने उसको बोला देखो ये M is not looking pretty, your handwriting is looking bad because of this, can you please change it and write it like that. And for few days I was after him, please इसको ऐसे लिखो, and you won't believe his friends changed because his frequency changed, his amazing. friends also changed. सो अनंत, आपकी हैंड राइटिंग में एक और चीज़ दिख रही थी कि दैट यू लैक पेशेंस, इज इट? हाँ, मैं थोड़ा सा डेली टास्क के लिए काफ़ी इम्पेशेंट हूँ. So I see your wise things are supposed to be like sun is supposed to rise in the east. जिस दिन वेस्ट से राइज करने लग जाएगा कुछ तो गड़बड़ है, राइट? तो सिमिलरली वाई हमको कैसे लिखना सिखाया गया था, यू हैव टू क्लोज इट. तो आप आधा रास्ता आते हो. अगर मैं आपको बोलूँ कि आप ना ग्रोसरी शॉप से ब्रेड लेकर आओ, आप ग्रोसरी शॉप तक गए और वहीं रुक गए. सो क्या आपने काम पूरा किया? नहीं किया. तो वही चीज़ यहाँ हो रही है. यू आर गोइंग देयर बट आप उसको फिनिश नहीं कर रहे हो. सो उससे इम्पेशेंस हो जाता है. ई को क्लोज करना है, वाई को बंद करना है. ई को ओपन करना है. ई को ओपन करना है, सॉरी, ई को ओपन करना है, वाई को क्लोज करना है. मैं ये ध्यान रखूंगा बिकॉज आई रियली शुड चेंज दीज थिंग्स जो मैं हूँ. But you know, before we end this podcast, I want to have this fun segment जहाँ पे हम लोग इतना हमने बहुत सारी बातें की हैं about diseases, कि हम लोग इसका पर्सनालिटी कैसे चेंज कर सकते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ कैसे इनकलकेट कर सकते हैं. बट इतने सारे हस्तियाँ हैं, लाइक देयर आर सो मेनी पर्सनालिटीज जहाँ पे लोग उनको फॉलो करते हैं. मेरे पास कुछ 3 पर्सनालिटीज़ के सिग्नेचर हैं एंड रूपी आई वॉन्ट यू टू एनालाइज देयर सिग्नेचर्स एंड टेल मी, बिकॉज मैं सिग्नेचर स्पेसिफिकली उसका एक रीज़न है, मैं उसको आपको बाद में बताऊंगा उसके बारे में. बट पहले मैं चाहता हूँ आप इन 2-3 पर्सनालिटी के सिग्नेचर एनालिसिस करके बताएं कि इनके एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. सो अभी देखिए इलेक्शन सीजन है, राइट? एंड इलेक्शन सीजन मतलब नरेंद्र मोदी की तो बातें करनी पड़ेगी. तो आप नरेंद्र मोदी की ये सिग्नेचर देख के बताइए कि ऐसे क्या कैरेक्टरिस्टिक पर्सनालिटीज़ हैं जिससे वो 400 पार कर पा रहे हैं. So, before we start analyzing these personalities signature analysis, I would like to give 2 disclaimers here. हम केवल signature analyze नहीं करते हैं. Reason being, signature is your public image. वो आपको एक holistic approach नहीं देता है. अगर हम पूरी हैंडराइटिंग लेते हैं और हैंडराइटिंग के साथ सिग्नेचर लेते हैं तो वो पर्सनल लाइफ प्लस पब्लिक लाइफ दोनों को साथ साथ में बताता है. सो जो हम बताएंगे ना वो सिर्फ पब्लिक लाइफ से रिलेटेड होगा, वो उनके पर्सनली वो वैसे नहीं हो सकते हैं. सो एंड वी डोंट वांट टू हर्ट एनीवन इमोशन सेंटिमेंट्स, बिकॉज आप जिनकी बातें करोगे वो ऑलरेडी अचीव्ड स्टेज पे है और उन्होंने बहुत कुछ किया है जिसकी वजह से उनके लाइफ में उन्होंने इतना अचीव किया है. सो वी आर कीपिंग दीज थिंग्स असाइड और उसके अलावा हम सिर्फ उनको कुछ स्पेसिफिक ट्रेड्स के बारे में बताएंगे. सो एक इंटरेस्टिंग चीज़ नरेंद्र मोदी जी के सिग्नेचर के बारे में मैं बताऊंगी कि उन्होंने अपना सिग्नेचर चेंज किया है अराउंड 2010. सो अगर आप गूगल करोगे, गूगल में आपको उनके 2 तरह की सिग्नेचर मिलेगी. एक सिग्नेचर मिलेगा एन विथ एन सर्कलिंग जो कि उनका प्रीवियस सिग्नेचर था, और एक सिग्नेचर मिलेगा ये वाला जिसमें इन्होंने नरेंद्र मोदी फुल सिग्नेचर करके रखा हुआ है. सो ही हैज़ चेंज हिज सिग्नेचर इन 2010. सो जो पुराना वाला सिग्नेचर था ना, उसमें जब वो खाली इनिशियल लिख रहे हैं और उसको एनसर्कल कर दे रहे हैं, दैट मीन्स कि वो अपने इंटरपर्सनल कनेक्शंस को क्लोज कर दे रहे हैं. आपने एनसर्कल करके अपना दायरा लिमिट कर दिया है, एक लक्ष्मण रेखा चारों तरफ बना दी है कि यही मेरा दायरा है और मेरे को इसके आगे नहीं जाना है. प्लस उनके पुराने सिग्नेचर में एक फुल स्टॉप है, जो फुल स्टॉप हमें ये बताता है कि वो एक फर्म ओपिनियन अपना रखना चाहते हैं, और वो एक उनके सिग्नेचर में एक लिमिटिंग फैक्टर था. एंड वी ऑल नो कि 2009 के पहले वो गुजरात तक लिमिटेड रह गए थे. एंड आफ्टर ही चेंज हिज सिग्नेचर टू दिस, एक तो ये फर्स्ट क्लियर अपना फुल नेम लिख रहे हैं इन गुजराती, विच मीन्स कि
अब ये इंटरपर्सनल कनेक्शंस बनाना चाह रहे हैं. ही इज़ मोर ओपन नाउ एंड एज द सिग्नेचर इज गोइंग अपवर्ड, असेंडिंग जा रहा है, so his mindset is going upward towards upward, and a positive approach है towards meeting people, towards taking different sides of life. एंड ऑल्सो वो जो डॉट जो उनके पुराने सिग्नेचर में थे वो अब हट गई है. सो दिस इज अबाउट नरेंद्र मोदी जी सिग्नेचर. सो मैं जो सेकंड पर्सनालिटी है जिनके बारे में आपको पूछना चाहता हूँ, एंड दैट्स रतन टाटा, बिकॉज ही इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट पर्सनालिटीज़. उन्होंने टाटा मेडिकल हॉस्पिटल्स को स्टार्ट करके इतने सारे कैंसर पेशेंट्स को फ्री ट्रीटमेंट करवाया है कि इट्स अनबिलीवेबल. सो एनीवे, लेट्स गो अहेड. सो जो आपने फ्री ट्रीटमेंट की बात की, क्या आपको पता है कि वो कहाँ इनके सिग्नेचर में कहाँ दिखाई दे रहा है? वो दिख रहा है हमें इनके आर के इस स्लांट के वजह से. इनका जो आर लेटर है वो टुवर्ड्स राइट जा रहा है, एज वी कैन सी. एंड जब वो राइट के टुवर्ड्स जा रहा है, दैट मीन्स कि ही इज़ मोर ऑफ इमोशनल पर्सन. एंड इनकी जो ये टाटा की लूप है, ये टाटा की लूप, टाटा के में जो टी का लूप बना है, दैट ऑल्सो डिपिक्ट्स हिज इमोशनल नेचर. ही वॉन्ट्स टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स, ही वॉन्ट्स टू एक्सप्रेस हिज इमोशंस. वो अपने बातें लोगों को बताना चाहते हैं एंड वो लोगों को हेल्प करना चाहते हैं. तो जो फ्री वाली बात की ना, वो इजीली आइडेंटिफाई हो सकती है फ्रॉम हिज सिग्नेचर, दिस थिंग. एंड वन मोर थिंग विच आई वॉन्ट टू टेक योर अटेंशन टू इज़, इनका रतन में जो टी लिखा हुआ है और टाटा में जो टी लिखा हुआ है, दोनों अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है. तो जब ये अपनी बात कर रहे हैं, रतन की बात कर रहे हैं, तब इन्होंने टी के क्रॉसबार को बहुत हाई कर रखा है. तो इन्होंने अपने गोल्स को बहुत हाई कर रखा है, अपने विजन को बहुत हाई कर रखा है. और जब वो टाटा की बात आती है ना, गोल्स हाई तभी भी है लेकिन एक रीजनेबल है यहाँ पे. तो वो कभी भी अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन वो टाटा एज अ ग्रुप से हमेशा सेटिस्फाइड रहते हैं. राइट. एंड थर्ड पर्सनालिटी जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, वो मतलब एक इंडियन अभिनेत्री है, एंड लाइक शी हैज़ मेड अ नेम इन द ग्लोबल वर्ल्ड स्टेज, एंड दैट्स प्रियंका चोपड़ा. एंड मैं प्रियंका चोपड़ा का आपसे एनालिसिस लेना चाहता हूँ. The first thing is, again, प्रियंका चोपड़ा एज अ सिग्नेचर इज गोइंग अपवर्ड. इन ये भी बहुत पॉजिटिव रहती हैं, पॉजिटिव अप्रोच है टुवर्ड्स लाइफ, इवन इन केस ऑफ क्राइसिस, इवन इन केस ऑफ चैलेंजेस. एंड शी हैज़ वेरी गुड डिटर्मिनेशन, बिकॉज द वे शी इज़ राइटिंग हर वाई, शी हैज़ वेरी गुड डिटर्मिनेशन टू complete whatever she has started. And she has good ideas which we can see from letter K. And she is confident as she is putting underscore below her signature. राइट. एंड मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि मैंने आपको सिग्नेचर एनालिसिस इसलिए करवाया है बिकॉज पर्सनली मैं बचपन से अपने सिग्नेचर से ऑब्सेस्ड हूँ. इनफैक्ट सो मच सो कि मैं, आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, मैंने अपने सिग्नेचर को टैटू करवाया है. बिकॉज आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज बचपन से मेरे को लगता था कि मैं कोई भी चीज़ में साइन करता हूँ तो मेरे लिए लकी है, या मेरे को सक्सेस मिलेगा अगर मैं साइन करूँगा. तो आई वुड लव इट इफ़ यू एनालाइज माई सिग्नेचर. So, Anant, as you mentioned that I feel that my signature is lucky. So बहुत बार ऐसी चीज़ें होती है ना, लॉजिक भाड़ में जाए, लॉजिक पे हम लोग ध्यान नहीं देते. मे बी योर फीलिंग, एक बचपन से आपने अपने सिग्नेचर के साथ वो इमोशन अटैच करके रखा है कि माई सिग्नेचर इज़ वेरी लकी फॉर मी, मैं साइन करूँगा तो काम बन जाएगा. तो मे बी इट्स वर्किंग इन योर फेवर दैट वेज. बट अगर हम फिजिकली आपके सिग्नेचर को एनालाइज करने जाए तो I would say your signature again has certain things which is not very good for your growth. As Rupi mentioned, नरेंद्र मोदी जी ने भी अपना सिग्नेचर चेंज किया था, एंड पहले वाले सिग्नेचर में ही हैड अपने इनिशियल को उन्होंने सर्कल करके रखा था. तो सिमिलरली आई सी दैट इन योर सिग्नेचर क्लियरली ऑल्सो, विच इज़ अगेन आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास है बट आप एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो, आपको बस यहीं तक रहना है. आई वॉन्ट टू बी इन टू दिस टेरिटरी ओनली. एंड एट द सेम टाइम आपने यहाँ पे भी इंसर्कलिंग की है. सो आई डोंट नो, लाइक इफ़ your friends or people who know you well, if they can tell you, or if you can say, so you don't like to discuss a lot about your family with anyone and everyone, is it like that? I guess most of the time. Yeah, so because this part is again like signature में भी, ये signature आपको बहुत simple लगता होगा but इस signature में भी बहुत सारे parts होते हैं. So this area is you and this area is somewhat your family. तो आपने अपने आप को circle में डाल के रखा है कि बस मैं, and
पहले आपके एनालिसिस में भी ये पता चला है कि यू डोंट वांट लॉट ऑफ पीपल अराउंड यू, यू लाइक टू स्टे अलोन, सो इट कुड बी दैट ऑल्सो, एंड एट द सेम टाइम यू आर लिमिटिंग योर सेल्फ, एंड एट द सेम टाइम आपने अपने फैमिली वाले रीजन को भी सर्कल में डाल के रखा है, तो मे बी यू डोंट वांट टू टॉक अबाउट योर फैमिली मच, आपको नहीं पसंद है ज़्यादा डिस्कस करना अपने फैमिली के बारे में, एंड एट द सेम टाइम डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग, मतलब आपकी हैंडराइटिंग में ना सारी चीज़ें जो हम डिस्कस कर चुके हैं सर्वगुण संपन्न टाइप से हो रहा है। सो डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग में क्या होता है, जो हम बात कर रहे थे कि आप लिखे एंड देन लाइन टान दिए, सो इट कुड मीन टू थिंग्स। एक तो आप आपके थॉट्स, अगेन द इंटेलेक्चुअल वन, थॉट्स बहुत ज़्यादा होते हैं एंड यू लाइक फटाफट, जो हम ये भी देखें कि आप इम्पेशेंट हो, राइट, तो वो आपके सिग्नेचर में भी दिख रहा है, बस ख़त्म करो। एंड एट द सेम टाइम्स बहुत बार आप बहुत मैकेनिकल हो जाते हो कि नहीं पसंद है बट आई हैव टू डू इट बिकॉज आई हैव टू अचीव सर्टेन थिंग्स, सो यू आर वेरी मैकेनिकल एट इट एंड यू आर जस्ट डूइंग इट। या दैट्स अबाउट इट। रूपी, वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग? पॉजिटिव में ये है कि आपने बहुत क्रिएटिवली अपने सिग्नेचर को डिज़ाइन कर रखा है, तो आप क्रिएशन पे आप बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, नई नई चीज़ें क्रिएट करना, लाइक दिस पॉडकास्ट में भी, और व्हाट यू आर डूइंग विथ योर वर्क ऑल्सो, इट्स वेरी क्रिएटिव वर्क। या सो या रूपी ने एकदम सही बोला कि आपका अगर सिग्नेचर कोई देखेगा तो अगर आप इसको कोई आर्ट एग्जीबिशन में लगाओगे तो आपको बहुत अच्छे पैसे मिल जाएंगे बिकॉज इट इज़ वेरी क्रिएटिव, बट व्हेन इट कम्स टू ग्राफोलॉजी थोड़ा सा हम डिफर करते हैं। सो इट इज़ लाइक जॉबिंग बॉल, देखा है? तो आप अपने आप को जॉबिंग बॉल में बांध करके रखे हो, तो वहाँ पे क्या होता है, अगर मैं आपको देख रही हूँ तो एक ऑब्स्टेकल है ना मेरे लिए वो, और आपके लिए भी वो एक ऑब्स्टेकल है। ये इस तरीके से आपके लाइफ में ये दोनों सर्कल काम कर रहे नहीं, बट मैं जेन्युइनली समझना चाहता हूँ, व्हाट इफ अगर मैं अपने ईज एंड वाइज को चेंज करूँ, एंड व्हाट इफ अगर मैं ये अपने अनंत अग्रवाल में, व्हाट इफ मैं सर्कल हटा दूँ, तो डू यू फील लाइक दैट वुड इम्पैक्ट माई लाइफ डिफरेंटली? अगर मैं सिर्फ सर्कल हटा दूँ, आप नरेंद्र मोदी जी का एग्जाम्पल ले लो, सर्कल हटा दो बस। सर्कल उन्होंने हटाया एंड वो लास्ट का डॉट हटाया, आपके डॉट्स जो है वो लास्ट के डॉट्स नहीं है, इट्स जस्ट दैट यू वांट सम काइंड ऑफ आपका करियर में कुछ आपको बैलेंस चाहिए, बट अदरवाइज ये जो सर्कलिंग वाला चीज़ है, सो जब हमारे पे बात आती है ना तो हम क्वेश्चन करने लग जाते हैं, और जब हम स्टोरीज सुनते, अमिताभ बच्चन जी ने भी अपनी सिग्नेचर चेंज किया था उन्होंने, एंड आफ्टर दैट सिग्नेचर चेंज हिज करियर वॉज ऑन लाइक एवर राइजिंग, ही इज़ हैविंग एन एवर राइजिंग करियर। नरेंद्र मोदी जी का जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सो व्हाई नॉट अनंत अग्रवाल? मैं इमीडिएटली रिमूव कर दूंगा। मैं अपने टैटू को तो नहीं रिमूव कर सकता बट मैं अपने नॉर्मल बैंक स्टेटमेंट्स एंड बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स में जरूर चेंज कर सकता हूं। दैट विल वर्क एंड ऑल्सो देखिए, सब चीज़ एक साइंस है, जैसे यू टॉक अबाउट साइंस मोर, बट बहुत बार ऐसी होती है कि जैसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनका डॉक्टर भी होप छोड़ देते हैं कि ठीक नहीं हो सकता है, बट बिकॉज द पर्सन इज़ सो वेरी कॉन्फिडेंट, और या मैनिफेस्टेशन जो होती है उनकी इतनी स्ट्रांग होती है, तो चीज़ें कुछ भी ख़राब नहीं होती है, सब अच्छी हो जाती है। सिमिलरली इन योर केस, मे बी इफ़ यू फील दैट इट इज़ लकी एंड इफ़ यू, आजकल एक्सपेरिमेंट्स हम लोग देखते हैं ना, एक प्लांट को आप थैंक यू बोल रहे हो और दूसरे को अटेंशन नहीं दे रहे हो, सो दैट इज़ गोइंग टू ग्रो एंड द अदर वन इज़ गोइंग टू डाई। पानी आप दोनों को दे रहे हो। नो, बट बिफोर आई एंड, आई जस्ट वांटेड टू से कि जस्ट बिकॉज आपने कहा है कि अगर मैं अपने ई को थोड़ा सा खोल दूँ या अपने वाई को क्लोज करूँ एंड अपना वो हटा दूँ, आई थिंक इट इज़ जस्ट अ ट्रांजिशन माइंडसेट जो ऑलरेडी हो चुका है आपके बोलने से। लेकिन यहाँ पे मैं बोलूँगी, हम लोग दोनों ग्राफोलॉजिस्ट हैं, हमें पता है क्या सही फॉर्मेशन है और क्या रॉन्ग फॉर्मेशन है, बट जब हमारा माइंड उस फॉर्मेशन में रहता है ना कि मुझे नहीं सुननी है किसी की बात, हमारा ये भी क्लोज हो जाता है इवन इफ नोइंग। तो जो आप Yeah. ट्रांजिशन फेज बोल रहे हो ना, वो मे बी अभी के लिए है, लेकिन जब लिखोगे ना तो वो बंद ही निकलेगा, तो आपको प्रैक्टिस करना होगा। करेक्ट। जैसे हम लोग ना आजकल गूगल पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इजीली अवेलेबल है, सब बोलते हैं अरे हमने गूगल में देखा था, तो गूगल में ये बोलता है कि योर सिग्नेचर शुड गो अप, तो वो अप के चक्कर में ना वो इतना अप कर देते हैं, और उसको देखते ही हम लोग सीधा पूछते हैं कि आपके बैक में पेन है, तो बोलते हैं हाँ है। अपने अपने सिग्नेचर को थोड़ा सा 30 डिग्री में ascending या होना सो चाहिए। थोड़ा सा लाइक लेवल पे लेकर आओ, बिकॉज इट शुड बी, एक होता है ना कि आप हवा में एकदम बातें कर रहे हवा हो। में नहीं, मतलब हाँ। कि 30 डिग्री स्लांट। हाँ, तो थोड़ा सा स्लांट रखो, इट इज़ अ पॉजिटिव माइंडसेट, और वो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। इट्स सिंपल, वेरी सिंपल। नहीं, ये तो मैं डेफिनेटली चेंज करूँगा। रूपी, प्रिया, थैंक यू सो मच। आप आके, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट जो हम लोग ने किया है।
I hope a lot of people watch this. Thank you so much. Thank you. Thank you. We also enjoyed a lot. Thank you so much. Now, before we end, I'd like to thank our sponsors, Decode Age. Decode Age is India's first longevity research company aiming to increase the health span of people. The supplements and tests are based on the latest scientific breakthroughs in the fields of longevity and aging sciences. The supplements they provide target the biological mechanisms that cause aging. For example, as we age, the NAD plus levels in our body decline, leading to mitochondrial dysfunction and genomic instability. Two main reasons for biological aging. Now, by supplementing with Decode Age's NMN, one can replenish the NAD levels in the body and tackle aging at a cellular level. Now, there are numerous clinical trials and experiments indicating that NMN increases the health span of individuals who consume it. I take it myself and it feels great. Apart from NMN, Decode Age offers other longevity supplements like spermidine, AKG, Fisetin, and transresveratrol. If you want to start your healthy aging journey, then Decode Age is the place to be. Do visit decodeage.com and use my coupon code ANANT to get a discount.